संजय, पंकज? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब भी या तो कल या फिर आने वाले जो वीक में हम एक क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें हम डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारी डाउट रहेगी, जो भी हमारे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, वो सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल अनिशा, गुड मॉर्निंग अनिशा। जो नए हैं उनको थोड़ा टाइम मिल गया सॉल्व करने का, और जो पुराने हैं वो करते जाएं। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं स्टार्ट। हमारा हमने क्या पढ़ा था कल? औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज वो निकालते क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या दे रखे होते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक दे रखे होते हैं। उस केस में जो हमारा परमाणु परमाणु द्रव्यमान निकालना था, जैसे हमने क्लोरीन का निकाला था हमेशा ऑफलाइन में, तीन चार है, तीन तीन स्टूडेंट है मनीषा। ठीक है, कोई नहीं, अभी राखी के बाद देखते हैं। आज पहले तो यहाँ पर देखते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो आवर्त श्रेणी होती है उसमें जो द्रव्यमान लिखा जाता है या रखा जाता है वो कौन सा होता है? औसत वाला। ठीक है, जैसे हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का हमने किया था। क्लोरीन के अलावा और कोई बताओ समस्थानिक किसका होता है? ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन कौन सा होता है? ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। ठीक है, कार्बन, कार्बन का होता है बिल्कुल, कार्बन 12, कार्बन 14। हाइड्रोजन का होता है निशा, हाइड्रोजन का 1, 2 और 3। ठीक है, 3 होते हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 होते हैं। ठीक है, इन सब केस में हम क्या करते हैं? इनका औसत निकालते हैं, और जो द्रव्यमान औसत आ जाता है उसको हम आवर्त श्रेणी में रखते हैं, और उसी से हम बाकी द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान याद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो उसके आगे हम आज चलेंगे और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो उसके आगे हमने क्या पढ़ा था? हाँ संजय बोलो। सर। हाँ बोलो संजय। सर हमें कैसे मालूम होगा सर इसका समस्थानिक है या नहीं, और कौन कौन तत्वों के सर समस्थानिक होते हैं सर? अब जैसे तुमने पढ़ा है, समस्थानिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जनरली क्या होता है, जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो समान है बट न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अलग अलग हो सकती है। जैसे अब कार्बन 12 की बात करते हैं, कार्बन 6 की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है? इस केस में भी कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है, बट न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6 होंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 12। यहीं पे भी 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन 12 वाला तो क्या है? स्थायी है, स्टेबल है। बट जो 14 वाला है उसे हम रेडियो एक्टिव पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है, जो स्थायी ना हो। ठीक है, तो इसीलिए अब जैसे हम कार्बन में, हाइड्रोजन में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन में कौन सा आता है? ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 18। ये वाला तो क्या है? स्टेबल है, और ये वाला अस्थाई। ठीक है, इनके बारे में तुम फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से बताएंगे। संजय, आपकी डाउट क्लियर है बेटा? अब मैं इन दोनों को अलग अलग पोजीशन तो दे नहीं सकता इसमें, आवर्त श्रेणी में। तो उस केस में मैं इन दोनों का क्या निकालूंगा? औसत निकालता हूँ और वो रखता हूँ। और ठीक है, और उसी से मैं क्या निकालता हूँ? बाकी सबके आणविक द्रव्यमान ज्ञात करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या गया था? औसत वाला जब आ गया था तो उसके आगे हमको पढ़ना था।
प्रकृति में कितने अनुपात में वो पाया जाता है, बिल्कुल। तो इन्हीं में अब ये वाला स्टेबल और ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कंपेयर टू इसके। चलो इसके बाद इसका जो हमने औसत का फॉर्मूला था वो बता दोगे? औसत परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला सबको याद है, सूत्र याद है? ठीक है, तो एक बार बताओ मेरे को। क्या बताया था मैंने, क्या लिखवाया था? A1 x1 A2 x2 A3 x3 बढ़ता जाएगा an x। नीचे कितना था? 100। अब तुम पूछोगे सर इसमें A1 क्या है, A2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है? ठीक है, तो आप सबको याद रखना पड़ेगा A1 A2 A3 ये हमारी क्या है कि प्रकृति में वो कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, कौन? समस्थापित। ठीक है, समस्थापित। तो ये हो गए हमारे क्या प्रतिशत, और समस्थापन का द्रव्यमान सर A1 A2 द्रव्यमान है ना? क्या बोल रहे बेटा? सर द्रव्यमान A1 A2 को अगर सर द्रव्यमान मानो A1 A2 तो द्रव्यमान। ये द्रव्यमान ले रहे हो, चलो देखो तो तभी हाँ कुछ सर फर्क नहीं x मोल पड़ेगा। प्रतिशत। मेन चीज क्या होती है, अगर आप उसको द्रव्यमान मान रहे हो तो इसको प्रतिशत मानना पड़ेगा, ऐसा ना? तो ये मानना पड़ेगा। अब जैसे हमने कल एग्जांपल किसका बताया था मैंने, क्लोरीन का। अब क्लोरीन का देखो, जैसे हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हाइड्रोजन में हमारे पास 3 होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। क्या 0 1 हाइड्रोजन इसमें क्या है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये वाला पाया जाता है ये अप्रोक्सीमेटली 99% इसमें प्रकृति में पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1%, 1% से भी कम क्या होता है, H2 होता है, और ये तो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁶%। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान कितना है, इसका 1 है, इसका 2 और इसका 3। जब इसका निकालोगे क्या औसत परमाणु द्रव्यमान, तो वो कितना आएगा, सर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1% से, और 3 को करेंगे 10⁻⁶ से, और जब सोल्व करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा 1.0 समथिंग समथिंग 1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन का औसत। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? कल मैंने क्लोरीन का लिया था, क्लोरीन का निकाल के देखा था सभी ने, क्लोरीन का कितना आया था 35.5। तुम सबने भी निकाला था, संजय, पंकज, गौरव, बताओ यस सर। आ गया था 35.5। एक और किसी का निकाल के बता दीजिए। ठीक है, एक और का निकाल के दिखा देते हैं, हम क्लोरीन का ही बता देता हूं ताकि तुमको जल्दी समझ में आए। ठीक है, क्लोरीन में 2 समस्थापन होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 हमारा प्रकृति में, एक सेकंड यहाँ पर दिख नहीं रहा,
क्या अपन लिख सकते हैं? तो जो हमारा क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37, दो समस्थापन होंगे किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। जो 35 वाला है वो कितने प्रतिशत है प्रकृति में? 75%। और जो 37 वाला है वो कितने प्रतिशत है सर? 25%। सर मुझे इसका औसत द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है, औसत वाला। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? इसका द्रव्यमान कितना है? 35 और इसका द्रव्यमान 37। हाँ सर बिल्कुल। इसके प्रतिशत से इसके द्रव्यमान को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करते हैं? जोड़ देंगे किसके साथ में? 37 को 35 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग दे देंगे 100 का। एक और बात याद रखना, ये 100 का ही भाग क्यों दे रहे हैं? जब जितने भी प्रतिशत है उन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। 75 प्लस 25 100। 99 1, ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम है, तो जुड़ के कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। ठीक है। जब मैं इनको क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 35.5। सर कैसे सॉल्व करूं? एक तो चाहे तो मैं इनको अलग कर लूं, फिर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। काटोगे तो ये 1, ये 4, ये 3, ये 4। ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 35.5। इसीलिए क्लोरीन का हमेशा हम कितना लेते हैं? 35.5। बट द्रव्यमान 35.5 तो होता नहीं है, वो उसका क्या है? औसत है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का द्रव्यमान 35 होगा या 37 होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होता। औसत वाला हो सकता है। क्या हो सकता है? औसत वाला हो सकता है। ठीक है सौरभ, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? बाकी सबका सर निकाल ये सकते हैं। हेलो सर, हाँ बोलो। सर ये कैसे पता करें कि ये प्रकृति में कितना पाया जाता है? वो आपको डाटा मिल जाएगा, या तो क्वेश्चन में देंगे या फिर क्वेश्चन से निकालने को बोलेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन दे देंगे तुमको, बोलेंगे कि दो समस्थापन है, उन एक संस्थापन हमारा 40% है और दूसरा मुझे नहीं पता, वैसे तो प्रतिशत दे देंगे। चलो मैं इस क्वेश्चन बता देता हूं। अब हमारे क्या है? x1 x2 दो समस्थापन है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो समस्थापन है, जो x1 है वो क्या है? x2 से 20% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। इससे x2 से, और x2 का द्रव्यमान दे रखा है कितना? इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हमको 8 दे रखा है और इसका द्रव्यमान मेरे को दे रखा है 10। ठीक है। और मेरे को बोला गया कि बताओ x1 और x2 कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। जो औसत है वो औसत भी तुमको दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है। उन्होंने बोला कि जो औसत है वो कितना है हमारे पास? 9.5 दे रखा है। तो तुमसे पूछा गया कितने प्रतिशत x है और कितने प्रतिशत x2 है। ठीक है। प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला यही है, बट ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। सर कैसे ज्ञात करेंगे? थोड़ा सा माइंड में चलेगा। ठीक है। x2 कितना दे रखा है मेरे पास? 10 दे रखा है x2 का द्रव्यमान। करे सॉल्व करके दिखाऊं? ठीक है। बीच वाले को बिठा दूं। औसत का 9। हाँ औसत का आएगा 9.6 9.5। ठीक है। तो मेरे को बताओ कितने प्रतिशत वो उसमें पाए जाते हैं प्रकृति में? सर 60 और 40। 60-40। यस सर। चलो देखते हैं, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ बाकी सबका
सबका निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार निकाल के रखो, बीच वाला मिटा दो तब तक, फिर किसी को लिखना है। तो एक सेकंड जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि इसका प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, निकालो सर सब। दिख साइड साइड है तो चलो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। x1 का द्रव्यमान दे रखा है 8, x2 का द्रव्यमान दे रखा है 10। अब x1 को बोला जा रहा है कि x1 क्या है, 20% कम है इससे, x2 से प्रकृति में। तो मेरे को बताओ कि x कितना प्रकृति में है और x2 कितना प्रकृति के अंदर है। जब इनका अगर औसत निकालोगे, औसत परमाणु द्रव्यमान, तो वो मेरा 9.5 है। तो सर हमको फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, सूत्र में रख देंगे। ठीक है, इसके को क्या मान लेता हूँ मैं, कुछ नंबर मान लेता हूँ x या फिर p मान लेता हूँ कि p प्रतिशत ये क्या है, प्रकृति के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसको लिखेंगे जब हम 9.5, ये औसत है। अब x1 का द्रव्यमान 8 है, ठीक है, और x2 का द्रव्यमान p है। x2 का मान लेते हैं, x1 का छोड़ते हैं, x2 का p मान लेते हैं। अगर x2 का p है तो इसका कितना होगा, p माइनस 20 यानी 20% कम होगा। इसका प्लस 10 इंटू p प्रतिशत बाय में। तो यहां से क्या निकालोगे, p की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पर ले आते हैं 9.5। तो ये यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, 8 p माइनस 20 और ये जाएगा 10p। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आगे आ जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास 950, ये आ जाएगा हमारे पास 160 माइनस प्लस 8p माइनस 160 और यहाँ पर आ जाएगा 10p। 160 को इस साइड ले आएंगे और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 18p, 950 और 160 जोड़ देंगे और p को 18 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी। ये कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 1110। वो 18 से जब जोड़ोगे तो p की मान ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, p की मान कितनी आएगी यहाँ से, संजय बेटा अब आपको समझ में थोड़ा सा, बाकी सब तो ये आ जाएगा हमारा 61, कितना प्रतिशत आ जाएगा 61.66%। अगर x2 कितना है प्रकृति में 61, तो ये उसका 20% कम है, यानी कितना हो जाएगा ये 20%। x2 का द्रव्यमान 10 है। ठीक है, सभी को ये समझ में आया, बताओ।
अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा ये, जो हमारा x2 की वैल्यू x1 की प्रतिशत 39.66 कुछ आ जाएगा। 38 बिल्कुल सही है निशा, 38.6। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन तुमको दिए जा सकते हैं। क्या बोल रहे हो पंकज? 3-4 सर 38.44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके के भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तुमको प्रतिशत क्या देंगे, अब कई क्वेश्चन में तुमको प्रतिशत ना पूछ के द्रव्यमान दे देंगे, प्रतिशत दे देंगे और द्रव्यमान एक का देंगे दूसरे का नहीं देंगे और औसत दे देंगे, और फिर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, किसी को लिखना है या आगे बढ़े? ठीक है, तो जो औसत आएगा उसी का यूज करेंगे हम क्या करने के लिए, आगे गुणांक के तौर पर यूज करेंगे। हर जगह पर जहां पर भी हमको यूज करना होगा गुणांक के तौर पर। हटा दो, ठीक है, आ जाओ। तो अभी हमने परमाणुओं का देखा। कई बार क्या होगा, परमाणु की जगह पे तुमको मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसमें भी माध्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। माध्य मोलर द्रव्यमान या फिर माध्य अवनित द्रव्यमान। अब सर इसका कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई पात्र है, उसके अंदर कई सारे क्या है अणु प्रेजेंट है, अलग अलग तत्व के। ठीक है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, उनका माध्य मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तुम सबको समझ में आया? यानी पात्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों में मोलर द्रव्यमान का औसत ज्ञात करते हैं। ठीक है, या इसका सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र हम ज्ञात करेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा किसका, औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र, वैसे ही इसका भी सूत्र वही है, बट इसमें थोड़ा सा नाम बदल जाएंगे। N1 M1 प्लस N2 M2 NN बटे में क्या करेंगे, N1 प्लस N2 और Mx। ठीक है, अब चाहो तो इसमें नीचे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो प्रतिशत ही है। ठीक है, या तो सीधा 100 लिख दो, ज्यादा आसान करना है तो नीचे 100 लिख लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका एक क्वेश्चन तो उदाहरण तो दिखा देखिए तो पता, जब हम इसका उदाहरण लेते हैं तो जब हमको थोड़ा सा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। हमने कि प्रदूषित हवा ले ली, प्रदूषित हवा के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, और उनकी हमको प्रतिशत भी दे रखी है, और हमसे बोला गया कि उसका माध्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका दूषित गैस का। तो दूषित गैस में क्या था, प्रदूषित गैस में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट थी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ज्यादातर ये प्रेजेंट थी। ठीक है, ज्यादा मात्रा में। अब सर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो हमारा 80% है, ऑक्सीजन उसी केस में हमारे पास 16% है, कार्बन डाइऑक्साइड 3%, और ये कितना है सल्फर डाइऑक्साइड 1%। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा
जो N1 N2 N3 क्या है प्रतिशत और M1 M2 M3 क्या उनका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। प्रकृति सॉरी गैसेस गैसेस दो तरह की है, एक जो आणविक रूप में पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो कई सारी गैसेस अकेले भी पाई जाती है परमाणु रूप में। परमाणु रूप में कौन से सारी नोबल गैस, जितनी भी हमारे पास नोबल गैस है वो सारी गैस किस में अवस्था में पाई जाएंगी परमाणु रूप में। और उसके अलावा ये क्या है हमारे पास अभिक्रिया वाली कार्बन। कार्बन तो पहली बात तो गैस थोड़ी है उसका, कार्बन तो ठोस में पाया जाता है ना, ठीक है। कोई दिक्कत में याद करवा दो कौन सी गैस गैस में पाई जाती है कौन सी ठोस में पाई जाती है अधातु, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे। अब इनका द्रव्यमान हमको पहले से पता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा मोलर द्रव्यमान। हाँ नाइट्रोजन का द्रव्यमान बताओ, आणविक द्रव्यमान 28 बिल्कुल सही, संजय बिल्कुल सही। वहीं पर आपसे ऑक्सीजन का पूछे तो 32 बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का ज्ञात करोगे तो तब उसका कितना आएगा हमारे पास 64। ये उनके क्या है हमारे मोलर द्रव्यमान और इनके प्रतिशत। क्या इसका माध्यम मोलर द्रव्यमान याद नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूले में सूत्र में डाल दो और तुमको इसका क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेट करके बताओ तो जल्दी। नाइट्रोजन 80% है। तुम सबको समझ में आ रहा है? गौरव पंकज अनीशा हाँ 100 ले लो सीधा। अब इनको जोड़ोगे तो वो भी 100 ही आएगा। ऑक्सीजन का प्रतिशत 16 है। संजय बिल्कुल सही बेटा। अनिशा थोड़ा सा रोंगे, थोड़ा सा ज्यादा आ रखा आपका। चलो देखो कितना आएगा 8.2। 8 तो बहुत ही ज्यादा दूर है बेटा, थोड़ा सा रोके। इसको सॉल्व करना है बस। देखो कहां पर गड़बड़ कर रखी है तुमने। गौरव बिल्कुल सही बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर है।
सबका यही आता जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे 948 माइनस 4 जो कि आ जाएगा आंसर कितना आएगा 29। अनीशा पेज होगा बेटा आपका, आपने कैसे कैलकुलेशन किया बेटा अनीशा, कैसे किया है? नो सर, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाता है सर, ये कारण। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। तो ये ऐसे ही करना हमको, तो ये क्या आ जाएगा उसका माध्य मोलर द्रव्यमान, सबको ये आ रहा है, तुम्हारा थोड़ा सा गलत हो रखा है, काट है 2 पॉइंट लगा देंगे बीच में, जैसे ही देखो नीचे 100 दे रखा है, कितनी जीरो है ऊपर उतना पॉइंट 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। आज तो ये हमारा क्या था, जो हमारे पास प्रदूषित गैस थी, दूषित गैस थी, उसका मोलर माध्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। जहां तक आगे सबको समझ में, तुम सबको बेटा निकाल दोगे, कोई ऐसा जिसको डाउट है? ओके संजय, सौरभ बेटा आपको, ओके सौरभ, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, और जिसको मिटाना है हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिख लो साथ में, जो हमारे पास M1 M2 M3 ये क्या हमारे पास बात थी, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। आ जाओ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सांद्रता, सांद्रता के लिए हम विलियन चाहिए, विलियन क्या होता है वो समझेंगे, और फिर उसमें सांद्रता क्या निकालते हैं, सांद्रता कैसे निकालते हैं, और कौन कौन सांद्रता के बारे में बताता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बता दें, सर बोलो संजय। सर इसमें सर N2 इन सभी के सर मोल कितने हैं सर? N2 इन सभी के मोल, आप क्या बोल रहे हो, N2 मोल बता रहे हो? प्रतिशत बेटा, प्रतिशत। नहीं सर, इनसे सर मोल नहीं निकल सकते सर, जैसे N2O2 CO2 SO2 का सर? मोल, मोल निकालने के लिए तो द्रव्यमान चाहिए, जो हमारे पास द्रव्यमान होगा उसके उसके क्या करना है, मोलर द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तब जाके क्या आएगा हमारा मोल आएंगे, ऐसा ना। यस सर। तो वो चीजें हमको यहाँ पे तो प्रतिशत दे रखी है, ठीक है। आ जाओ, फिर उसको मिटा दें, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता के बारे में। ये सांद्रता पर, बट सांद्रता पढ़ने से पहले हमको विलयन के बारे में जानना पड़ेगा, तो विलयन क्या होता है, बताओ क्या बता रहे, सामान्य मिश्रण, सामान्य सामान्य मिश्रण, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का समांगीय मिश्रण विलयन होता है, हाँ सर बिल्कुल यही डेफिनेशन होती है, बट डेफिनेशन से हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। कोई उदाहरण बताएगा विलयन का? हाँ कोई दिक्कत नहीं, नमक तो पानी, नमक में पानी, पानी में नमक मिला के
वो क्या बन जाएगा हमारा विलियन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने दो चीजें मिलाई। क्या चीजें मिलाई? दो चीजें। तो जो भी विलियन होता है उसके अंदर दो चीजें कम से कम होती है, दो पदार्थ होते हैं, एक कम मात्रा में, एक ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो जो कम मात्रा में उसे क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। विलय होता है, बिल्कुल सही। और जो ज्यादा मात्रा में होता है विलायक। ठीक है, अगर आप सबको इंग्लिश में जानना तो इंग्लिश में से बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूट, और ये हमारा सॉल्वेंट। अब मैंने उदाहरण लिया था किसका? नमक वाले पानी का। तो उसमें नमक क्या है? विलय है, ऐसे ना। और जो Yes, पानी sir. है वो कैसे कैसे देता है? दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे गुण बता सकते हो विलयन के कि कैसे हमको पता चले कि हमारे पास ये जो है, दूध को हम विलयन कर सकते हैं? यस सर। दूध को बोल सकते हैं निशा बेटा? द्रव वाला। पहली चीज तो जब भी हम गुण के बारे में जानते हैं तो पहली बात तो सामान्य मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा विलयन? सामान्य मिश्रण होना चाहिए। साथ ही साथ जो विलयन होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो विलयन क्या होंगे सर? स्पष्ट और पारदर्शी। क्या दूध पारदर्शी था? ठीक है बेटा दिशा? पानी में शक्कर का बिल्कुल, पानी में चीनी मिला देंगे या शक्कर मिला देंगे, वो भी क्या होगा हमारा? विलयन होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, सर यानी पानी में तो क्या पानी में? सर दूध में पानी मिला देंगे तो पहले वाला दूध में पानी होता ही है, उसमें और पानी मिला तो उसको पतला कर देता है। सर तो ठीक है, विलयन में क्या होता है? पारदर्शी तो होना चाहिए ना। दूध पारदर्शी कहाँ होता है? वो एक्चुअल में कोलाइडल विलयन होता है। हाँ? हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इस विलयन को रख दूंगा और इसको छू नहीं रहा, कुछ समय के बाद इसके अंदर जो विलय है, विलय के पदार्थ अलग नहीं होंगे इससे, विलायक से। ठीक है, क्या नहीं होंगे? अलग नहीं होंगे। और इसको हम छान के अलग नहीं कर सकता, विलयन को इससे अलग छान के कर सकता हूँ क्या? तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? गुण है।